हमारा डाटा जो है आप इस काम ख्याली में ना रहें कि बहुत ज़्यादा सेफ है। डाटा इंटरनली जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लीक करते हैं कि मोस्टली जो फीमेल्स हैं वो रिलेशंस में रहती हैं मेल्स के साथ, तो उनको अपनी न्यूड पिक्चर्स या वॉइस नोट्स या इस तरह की चीज़ें भेज देती हैं। तो बाद में जब रिलेशंस ख़त्म होते हैं तो वो एज अ टूल यूज़ करते हैं उन पिक्चर्स को, मतलब मेरी डिमांड्स को जो है मानो। पाकिस्तान में इसके बारे में कोई खास शाउर नहीं है। सबसे पहली कोशिश यही करनी चाहिए कि अपनी प्राइवेसी को मेंटेन रखें। साइबर ऑफेंस की डेफिनेशन की जाए तो ये ऐसे ऑफेंस है जो मशीनी जरिए से जो है सरजद हो। सबसे ज्यादा केस आते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड के होते हैं। लॉज जो हैं पाकिस्तान में साइबर क्राइम के हवाले से वो बड़े कॉम्प्रिहेंसिव हैं। पहले अब कंप्लेनेंट की वेरिफिकेशन होनी है, उसमें 15-20 दिन लग जाएंगे। इस प्रोसेस में क्या होता है, डाटा डिस्ट्रॉय हो जाता है। मैक्सिमम 270 दिन देते हैं एक इंक्वायरी को कंक्लूड करने के लिए, 45 दिन, फिर 90 दिन, फिर 270 और ये आज सबसे बड़ी बात ये कि 270 दिनों से भी ऊपर टाइम एक्सीड कर सकते हैं। इंक्वायरी के नतीजे में फिर डिटरमिन होना है कि आया FIR होनी है या नहीं होनी। ऑनलाइन कंप्लेंट मैकेनिज्म है वो भी इतना स्विफ्ट नहीं है। आप देखेंगे FIR के जो दावे हैं वो बहुत बुलंदो बांग है। चिराग तले अंधेरा है सर। इंटरनेट जो है सुस्त रवि का शिकार है, उसकी वजह से पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। हमें डिजिटली जो है वो तरक्की करनी पड़ेगी, अगर दुनिया से कम्पीट करना पड़ेगा। अब अगर 10 लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं तो 10,000 लोग फायदा भी पहुंचा रहे हैं। इंटरनेट बंद करना तो हल नहीं है। और लोग क्या करते हैं कि चेहरा आपका इस्तेमाल करते हैं, नीचे बॉडी किसी और की, आपकी आवाज़ जो है उसको रिकॉर्ड करके आपके घर वालों को सुनाते हैं और आपसे पैसे मांगते हैं कि ये बंदा जो है अगवा हो गया या मुझे इतने पैसे भेज दो। हुकूमत से पूछे तो वो कहते हैं PTA से पूछे, PTA से पूछते हैं वो कहते हैं इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री से पूछे, इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री वालों से पूछे, वो कहते हैं हमें नहीं पता। अल्लाह रहम करे कि मुस्तकबिल में क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नेशनल सेंट्रल न्यूज़ के साथ मुझे सैयद अबरार अबुल हसन कहते हैं और आपको एक दफ़ा फिर से अपनी एक नई पॉडकास्ट सीरीज़ में खुशामदीद कहते हैं। जिस तरीके से आपको पता है कि नेशनल सेंट्रल न्यूज़ की हमेशा से ये काविश और कोशिश रही है कि सोसाइटी के वो अहम तरीन एस्पेक्ट्स जो सोसाइटी में वाकई तौर पर कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, जिसमें मुआशरे की इस्लाह और आम आवाम की जो है आवाम की इस्लाह यकीनी हो, उस पर हम बात करते रहते हैं। इसी टॉपिक पर जो इस सोसाइटी का सबसे बड़ा इशू हमें नज़र आता है जब हम साइबर सिक्योरिटी के, और ख़ास तौर पे इस एक वक्त में बात करते हैं कि जब 5th जनरेशन वॉर या प्रॉक्सी वॉर की बहुत ज़्यादा हमें बाज़गिश सुनाई देती है, तो उस एक टाइम पे जब हम साइबर क्राइम की या साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो यकीनी तौर पर यह टॉपिक बहुत वसी होता चला जाता है। इसी टॉपिक पर आज हमारे साथ एक मेहमान है, मेरी मुराद जनाब नदीम सरवर साहब। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि हम बहुत आम ये बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की, साइबर क्राइम की। सबसे पहले तो साइबर क्राइम को थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दें कि साइबर क्राइम है क्या? बेसिकली जो साइबर क्राइम है वो ये क्राइम है कि आप डिजिटल मीडिया को, सोशल मीडिया को या वेबसाइट्स या इंटरनेट की एक्सेस के थ्रू या इनफैक्ट कोई भी जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू, चाहे वो बायोमेट्रिक डिवाइस है, चाहे वो आपका जो है कोई भी मीडियम है जिसमें आप इंटरनेट यूज़ करते हैं या जो इलेक्ट्रॉनिक है, तो उसके थ्रू कोई भी ऑफेंस आप करते हैं तो उसको हम साइबर ऑफेंस कहते हैं। ठीक है। बेसिकली अगर साइबर ऑफेंस की डेफिनेशन की जाए तो ये ऐसे ऑफेंस है जो मशीनी जरिए से जो है सरजद होते हैं। बिल्कुल ठीक है, यानी वो तमाम तर ज़राए जिन्हें हम आजकल आज के दौर में जिसे हम समाजी राब्ते की वेबसाइट्स जितनी भी हैं, जब हम इनका कोई गलत इस्तेमाल करते हैं या इसका जो इस्तेमाल का जो रुख है या लॉ है वो हमें साइबर क्राइम के मुताबिक बताते हैं। अच्छा सर, इसमें बीइंग अ लॉयर आप जब देखते हैं, आपके पास क्लाइंट्स भी आते हैं और डिफरेंट टर्म्स के लोग भी आते हैं, और वो आप जब उनसे मिलते हैं तो किस तरह की चेंजिंग्स आप देखते हैं कि सोसाइटी में आ रही हैं, नंबर 1, और नंबर 2 पे आप मुझे ये ख़ास तौर पे बताइएगा कि किस तरह के जो केसेस हैं वो आपके पास रिपीटेडली आ रहे होते हैं? देखिए, जो साइबर क्राइम है ये तो शुरू से था, जब से इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आए, कंप्यूटर्स आए, इंटरनेट की एक्सेस आई, लेकिन पाकिस्तान में इसके बारे में कोई ख़ास अवेयरनेस जो है शाउर नहीं है इस बारे में। और दूसरी जो इसकी बुनियादी वजह है वो ये है कि लोगों में अवेयरनेस तो है नहीं, लेकिन अगर कोई लोग जो हैं जिनमें अवेयरनेस है, शाउर है, वो इस लॉ को समझते हैं या कहीं से उन्होंने देखा या किसी वकील से कंसल्ट किया तो उसको मूव करते हैं, तो FIA का जो प्रोसीजर है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और हैक्टिक है। अच्छा। तो लोग जो होते हैं अवॉइड करते हैं कि इतना लंबा जो प्रोसीजर है उसमें उनको इतनी एग्नी फेस करनी पड़ेगी और उनको बाकायदा जो है FIA के दफ्तर में जाएंगे और फिर वहाँ पे उनको अदालतों की तरह डेट पे डेट के आप फलां डेट को आएँ, फलां डेट को आएँ, उनका एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड जो है ना प्रोसेस है। तो उस वजह से जो लोग हैं ना बहुत कम जो है इसका रुख कर रहे हैं, इसके तरफ रुख करते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है इस मामले को
आउट ऑफ अथॉरिटीज़ जो है सेटलमेंट कर लेनी चाहिए। तो बेसिकली आजकल जो हमारे प्रैक्टिस के दौरान जो सबसे ज़्यादा केस आते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड के होते हैं। अच्छा। उसके अलावा जो है किसी की रिप्यूट ख़राब कर रहे हैं आप सोशल मीडिया के थ्रू, या आप सोशल मीडिया ऐप यूज़ करते हुए किसी के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, या उसके बारे में जो है उसकी सेक्रेसी और उसकी प्राइवेसी को इन्फ्रिंज कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस आते हैं, और मोस्टली केस साइबर स्टॉकिंग के आते हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के हवाले से आते हैं, और उसके अलावा कोई ख़वातीन या मर्द हजरात उनकी मोडेस्टी या ऐसा कोई सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट होते हैं जिनको लोग जो हैं पहले रिलेशंस में रहते हैं उनको फिल्म करते हैं और फिर उनको सोशल मीडिया पे डाल के ब्लैकमेलिंग करते हैं। तो बेसिकली ये 6-7 जो चीज़ें हैं यही आजकल के मोस्टली जो है इश्यूज़ हैं। साइबर क्राइम जो पाकिस्तान का है वो इन्हीं चीज़ों के गिर्द घूम रहा और जो फाइनेंशियली लिहाज से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड्स आपने देखे होंगे कि बैंक के ATM कार्ड्स के किसी ने डिजिट्स निकाल लिए और डिजिट यूज़ करता हुआ, पासवर्ड यूज़ करता हुआ उससे ट्रांजैक्शन कर ली इंटरनेशनली। लोग बाहर बैठे हुए हैं और वो ये काम कर रहे हैं। या पाकिस्तान में किसी ने इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड कर लिया, किसी को डिसीव करते हुए किसी से पैसे मंगवा लिए और उन्होंने सेंड कर दिए, या किसी मकसद के लिए पेमेंट के लिए आपने दिया कि फ़लाँ चीज़ हमें चाहिए, तो वो चीज़ जो है वो नहीं पहुंची लेकिन आपने उसकी पेमेंट ऑलरेडी कर दी। तो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड्स मुख्तलिफ तर्ज के आपके पास आते रहते हैं। सर, आपकी इस जवाब में 2 बड़ी अहम चीज़ें आपने बताई। सबसे पहले तो आपने बताया कि प्रोसेस जो है FIA का वो पब्लिक की यानी हुसूल में नहीं है, यानी पब्लिक उसे आसानी से अटेन नहीं कर पाती। बिल्कुल ऐसे, जिसकी वजह से पब्लिक कहती है कि हम इसे ना अपने तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं, कानून की क्या मदद लेनी है, जबकि अकॉर्डिंग टू यू, और आप इन सारी चीज़ों को लीड भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, इसके लिए पूरा एक लॉ मौजूद है। सबसे पहले तो ये बताएं कि इंटरनेशनली आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, क्योंकि आप माशाल्लाह पेशे से इस सारी चीज़ को बड़ा करीब से देख रहे हैं। मुझे ये बताएं कि दुनिया भर में FIA या साइबर सिक्योरिटी या साइबर क्राइम इनकी दरख्वास्त दर्ज करानी हो, उसका एक बाकायदा मैकेनिज्म लायामल होता है। पाकिस्तान में कहाँ पर लैग कर रहा होता है ये इदारा खास तौर पे? अब देखिए, जो लॉज जो हैं पाकिस्तान में साइबर क्राइम के हवाले से वो बड़े कॉम्प्रिहेंसिव हैं, वो सारे इश्यूज़ को एड्रेस करते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जैसे प्रोसीजरल लॉ है जिसमें हम सारा प्रोसीजर करते हैं, फ़ाइल कैसे कंप्लेन कैसे फ़ाइल करनी है और उसको परस्यू करना कैसे करना है और क्या टाइमलाइंस होंगी, हम उन चीज़ों को जो है वो फॉलो नहीं करती जो अथॉरिटीज़ होती हैं। मैं आपको मिसाल दूंगा कि सबसे पहले आपने कंप्लेंट फ़ाइल करनी है आपके ख़िलाफ़ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक क्राइम हो गया, सोशल मीडिया के थ्रू कोई आपके साथ मिसहैप हो गया, या किसी ने आपकी वीडियो या पर्सनल प्राइवेट फ़ोटोग्राफ्स या वॉइस नोट्स या इस तरह की वीडियो जो है वो लीक कर दी। सबसे पहले आपको FIA के पास जाना पड़ेगा, उनके सर्कल जो होगा रेलिवेंट सर्कल, वहाँ पे आपने एप्लीकेशन दायर करनी है। एप्लीकेशन दायर करने के बाद वो एप्लीकेशन जिस दिन दायर होगी उस दिन आपसे वो आपकी कंप्लेन लेंगे, साथ में सबूत भी लेंगे और सब कुछ ले लेंगे। लेकिन अगले दिन 5 दिन के बाद फिर एक दफ़ा वो कंप्लेनेंट को बुलाएंगे कि तुम्हारी वेरिफिकेशन है। अच्छा। जिसको हम कहते हैं वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो वो जो कंप्लेंट पहले दिन जो खातून आई हैं, अगर मर्द के लिए तो चलो थोड़ा बहुत इजी है आना बार बार, तो पहले दिन जब आए तो आप उसी दिन कंप्लेनेंट को वेरीफाई कर लें। आपने 5 दिन बाद उसको बुलाना है वेरिफिकेशन के लिए। अगर वो फिर भी नहीं आए, और वेरिफिकेशन का ये तरीकाकार है कि आप उनको थ्रू पोस्ट या थ्रू व्हाट्सएप मैसेजेस जो है आप उनको जो है भेजते हैं कि आप आए, आपकी कंप्लेंट को एक दफ़ा वेरीफाई। यानी उसके लिए भी एक पूरा मैकेनिज्म या सिस्टम है ही नहीं। सिस्टम है ही नहीं। ठीक। तो फिर वो आती है 5 दिन के बाद हम खातून को ले लेते हैं क्योंकि उनके लिए ज़्यादा हेक्टिक चीज़ होती है। लेकिन वो नहीं, कंप्लेनेंट अगर नहीं आती तो फिर 5 दिन का टाइम देते हैं कि आप 5 दिन आए, कंप्लेंट को वेरीफाई करें। इन केस अगर वो कंप्लेनेंट आके वेरीफाई नहीं करता, अपने उसका ID कार्ड ये सारी चीज़ें वेरीफाई नहीं होती, तो कंप्लेंट ड्रॉप कर दीजिए। अगर कंप्लेंट वेरीफाई कर देता है आके कि ये मेरे पास वो हैं सबूत हैं या इस तरह जो है मैं इस पर रिलाई कर रहा हूँ, तो उसकी बुनियाद पे वो फिर 160 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत आपको जो अलेज्ड अक्यूज़ होगा उसको नोटिस भेजेगा। फिर नोटिस भेजने के बाद इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट हो जाती है। जब नोटिस जैसे ही जाता है, इंक्वायरी। इतने लंबे प्रोसीजर के बाद अभी इंक्वायरी प्रोसीड हो रही है। जी, पहले अब कंप्लेनेंट की वेरिफिकेशन होनी है, उसमें 15-20 दिन लग जाएंगे। ठीक है। और इस प्रोसेस में क्या होता है, डाटा जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है। और लोगों को अगर फॉर एग्जांपल कोई बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है तो आप 15-20 दिन उसको नहीं विदहोल्ड कर पाते, नहीं रख सकते, तो क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय कर देंगे इन द मीनवाइल। तो फिर जब कंप्लेनेंट की वेरिफिकेशन होती है तो उसके बाद शुरू होती है मेन काम, इंक्वायरी।
तो इंक्वायरी जो है वो जब इनिशिएट होती है तो वो देखता है कि आईओ देखता है कि ऐसा मटेरियल है सफिशिएंट या इसके जो एलिगेशंस हैं वो ऐसे हैं कि इसको प्रोसीड किया जाए। अगर वो देखता है कि इंक्वायरी होनी चाहिए इस, ठीक है, तो वो एक इंक्वायरी नंबर लगाता है, फिर जाके इंक्वायरी नंबर लगता है, फिर उसको तलब करता है। ठीक है, जब तलब करने के बाद दोनों पार्टीज़ को आमने सामने बिठा के सबूत और ये वो सब कुछ हासिल किए जाते हैं, और फिर जो है ना इसको ना इंक्वायरी को ना 45 दिन में कंक्लूड करना होता है इनके SOPs के मुताबिक। लेकिन 45 दिन के बाद देखें, कहते हैं फिर आप 90 दिन ले सकते हैं, और फिर एक मैक्सिमम 270 दिन देते हैं एक इंक्वायरी को कंक्लूड करने के लिए, क्योंकि उनके पास इतना लूप होल आ गया कि वो 270 दिन में अगर बार बार वो कंप्लेनेंट जाता है, वो तो लॉ के अकॉर्डिंग अपने आप को जस्टिफाई कर देंगे कि 270 दिन हमें अलाउ हैं। वो क्या करेंगे, एक सिंपल सा ब्लैंकेट ऑर्डर पास कर देंगे कि सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं, इंक्वायरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए हम मज़ीद टाइम मांग रहे हैं। ठीक है, हालांकि 45 दिन, फिर 90 दिन, फिर 270 और ये आज सबसे बड़ी बात ये कि 270 दिनों से भी ऊपर टाइम एक्सीड कर सकते हैं सर, ना करें 270 दिन से भी बढ़ सकता है। जी ऐसे ही। तो अब देखें कि इतने लंबे कमर्सम प्रोसेस में अब देखें लोग जो हैं पहले ही कोर्ट्स और पुलिस के पास चक्कर लगाने से जो है खौफ का शिकार है, बहुत ज़्यादा हैं, और कहते हैं कि हमें जो देखें इसमें कुछ मिलना भी नहीं। ठीक है, फिर इंक्वायरी शुरू होती है, इंक्वायरी का एक लंबा प्रोसेस है। तो जो मेन काम होना है ना इंक्वायरी के नतीजे में फिर डिटरमिन होना है कि आया FIR होनी है या नहीं होनी। ठीक है, तीसरा अभी FIR नहीं हुई सर, अभी FIR नहीं हुई, तो तीसरा स्टेप जो है वो FIR का है। FIR भी तब होनी है कि अगर आपने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, ऐसा ऑफेंस जो काबिल दस्तअंदाजी है। ठीक है, फिर आपके ऊपर FIR होगी, अगर नहीं है तो आपके खिलाफ 155 की कार्रवाई के लिए वो चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपको मैंने डिस्क्राइब कर ही दिया कि कितना हेक्टिक ये मामला है, और बहुत कम लोग होते हैं जो ये अग्नि जो है बर्दाश्त कर पाते हैं। इतना प्रेशर वो लेने नहीं चाहते सर। बात ये कि अथॉरिटीज़ का रवैया, अब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं तो प्रैक्टिस में हूँ, कुछ लोग कंप्लेंट फाइल करते हैं, उनकी कंप्लेंट को जो है वेरिफिकेशन भी नहीं होती, और ना ही उनको कोई मैसेज आता है और ना ही कोई उनको लेटर आता है, और जब वो पता करता है 1 महीने बाद तो पता चला है कि आप आए नहीं, तो आपकी कंप्लेंट जो है वो दाखिल दफ्तर कर दी गई। ये बहुत से वाक़यात में जो है ऐसा होता है, फॉलो अप लूज होता है। और दूसरा बात, जो ऑनलाइन कंप्लेंट मैकेनिज़्म है वो भी इतना स्विफ्ट नहीं है कि जिसको हम अप्रिशिएट कर सकें कि एक खातून है वो घर बैठे अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराए, अपनी डॉक्यूमेंट, हालांकि कहने के तो जो साइबर लॉज और साइबर अथॉरिटीज़ काम कर रही हैं वो डिजिटलाइज है, वो आसान होनी चाहिए। सबसे वो कहते हैं कि अपने घर पे ही मतलब उससे फ़ायदा नहीं उठा रहे, और कंप्लेंट के लिए ऑनलाइन मैकेनिज्म जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं है। चिराग तले अंधेरा है सर, चिराग तले, बिल्कुल आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि चिराग तले अंधेरा है, तो नहीं देखते। बहुत ज़्यादा मुश्किल है सर, अगर पाकिस्तान में रहते हुए आज के इस डिजिटलाइज दौर में जब पूरी दुनिया 5G 6G की दौड़ में दौड़ रही है, और हमने अगर कोई डिजिटलाइज हमें डिजिटली हरास भी कर रहा है और हमने उसकी भी कंप्लेन करवानी है, 245 to 70 डेज क्रॉस करने का भी मार्जिन हमारे लॉ में मौजूद है, और मौजूद होने के बाद भी अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि FIR होगी या नहीं होगी। देखिए, मैंने जो प्रैक्टिस की है ना, आप एक कंप्लेंट फाइल कर देते हो, ठीक है, आपको इंक्वायरी के लिए भी नहीं बुलाया जाता, तो क्या करते हैं फिर लोग जो वेल कनेक्टेड होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, वो सेशन कोर्ट जाते हैं और वहाँ पे अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त देते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि पिटीशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल केस। ठीक है, तो वो जो लोग हैं वो कोर्ट की स्ट्रगल के थ्रू, ठीक है, एक तो प्रोसीजर है कि FIR करें, जो डिपार्टमेंट बना हुआ है इस चीज़ का, डिपार्टमेंट के वो नहीं करते, कंप्लेंट्स पेंडिंग पड़ी हुई हैं, ठीक है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं, तो लोग तंग आके जो जिनके पास पैसा होता है वो क्या करते हैं, एक वकील हायर करते हैं और इंक्वायरी का ऑर्डर ले लेते हैं। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं होता और जो वकील हायर नहीं कर सकते, वो पिटीशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ केस भी बाई से भी, जिसको हम कहते हैं सेशन कोर्ट में, वो भी नहीं फाइल करते। अल्टीमेटली क्या होता है कि वो लोगों में एक र्यूमर आ जाता है कि नहीं यार, ये तो बिल्कुल एक फजूल सा डिपार्टमेंट है, इसमें बहुत कम जो है वो हो रहा है। लेकिन आप देखेंगे FIA के जो दावे हैं वो बहुत बुलंदो बांग है। आप उनको अगर कभी मौका मिले तो उनसे मौक़िफ़ ले लीजिएगा कि कितनी कंप्लेंट्स ऐसी हैं जो कोर्ट्स के ऑर्डर के थ्रू रजिस्टर हुई हैं। ठीक है, बल्कि आपने उसको आम तरीके से स्विफ्टली, और वो कंप्लेंट्स मोस्टली जो होती हैं वो ख़वातीन की होती हैं और इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड की होती हैं। कोई एटम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, या किसी का पासवर्ड चुरा लिया गया है,
या किसी का बहुत इमरजेंसी उनको रिस्पॉन्स करना होता है तो वो पड़ी रहती है, वो वहीं पे पेंडिंग पड़ी हुई, और बाद में आपको पता चलता है कि आप चूंकि आए नहीं हैं तो वो कंप्लेंट जो है वो दाखिल दफ्तर कर दी गई। सर अगर इस कदर क्रिटिकल सिचुएशन है इस पूरे मुल्क में और इतने ज़्यादा मामला बिगड़ रहे हैं, यहाँ पर सर एक थोड़ा सा सेंसर्ड है क्योंकि आप इन सारी चीज़ों को बड़ा करीब से देख रहे होते हैं। आजकल तस्वीर और डिजिटलाइज दौर है, चले डिपार्टमेंट ने लैग कर दिया, वो कानून में कहीं ना कहीं मदद उनको मिल जाती है। बतौर इंसान यानी बीइंग अ यूज़र मुझे और जो ओपोनेंट हैं यानी ख़वातीन हैं या मर्द हैं या सोसाइटी के लिए क्योंकि ये एक इस्लाही प्लेटफॉर्म भी है, उनको कौन से ऐसे प्रिकॉशंस हैं, हम उन्हें प्रिकॉशंस इसलिए कहेंगे क्योंकि वो हादसा होने से कबल हमें अपना लेने चाहिए। लाइक किसी ने किसी को तस्वीर भेजी और वो ट्रस्ट लेवल इतना ज़्यादा बिगड़ा कि यहाँ तक चला गया कि वो न्यूडिटी पे मामला बिगड़ जाते हैं, और वही चीज़ आके जब कोर्ट और अदालत और इतने बड़े पैमाने पर डिस्कशन हो रही होती है तो यकीनी तौर पर उनके लिए भी शर्म का बायस बनती है। तो कौन से ऐसे आप अहम तरीन मौजू हैं या अहम तरीन पॉइंट्स हैं जो आप हाईलाइट करेंगे कि ये चीज़ अगर आप अपना लें तो शायद आप इन अटैक से बच सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मेरी यही सजेशन होगी कि जो दो लोग रिलेशंस में होते हैं तो वो अपनी इस तरह की नाज़ेबा जो है तस्वीर या वॉइस नोट्स या वटेवर कोई कन्वर्सेशन जो है उसको पहली बात तो पिक्चर्स वगैरह शेयर ही नहीं की जाए। दूसरी बात कि वॉइस नोट्स जो हैं जो रिकॉर्डेबल हों, जिनका रिकॉर्ड है, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, मतलब फ़ौरन डिलीट कर दिया जाए, या आप उसको जो है वॉइस आप कॉल पे जो बात करनी है कर ले, ठीक है। तो मैं तो सबसे पहले तो यही सजेशन दूंगा कि आप ऐसे कंटेंट्स जो हैं किसी के साथ शेयर ही नहीं करें और ना इनको शेयर करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर फिर भी ऐसे कंटेंट्स शेयर होते हैं तो हमारा जो है ना, मेरा एक बड़ा तजर्बा है कि मोस्टली जो फीमेल्स हैं वो रिलेशंस में रहती हैं मेल्स के साथ, तो उनको अपनी न्यूड जो पिक्चर्स या वॉइस नोट्स इस तरह की जो हैं चीज़ें भेज देती हैं। तो बाद में जब रिलेशंस ख़त्म होते हैं तो वो एज अ टूल यूज़ करते हैं उन पिक्चर्स को कि ये आपने मुझे भेजी थी तो हरासा करेंगे तो मुझसे मीटिंग करो, या मतलब मेरी डिमांड्स को जो है मानो, अगर नहीं मानती तो मैं ये तस्वीरें जो हैं वो वायरल कर दूंगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल दूंगा। आपको पता है कि सोशल मीडिया एक तेज हर किसी तरह तलवार है जहाँ पे जंगल की आग की तरह कोई चीज़ फैल जाती। तो इसमें यही है कि आप फिर आपकी इज्जत तो ख़राब होगी, ठीक है। ऑफेंसिव वो डील करना या उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना वो तो बात की बात है, लेकिन आपका सब कुछ तो ख़त्म हो गया, मतलब आपकी इज्जत, आपकी रिप्यूट, आपकी प्राइवेसी ख़त्म होगी। तो यही हल है कि सबसे पहले तो आप किसी के साथ अपनी पिक्चर्स या इस तरह की कोई ऐसी चीज़ ना शेयर करें जो काबिल शर्मिंदगी। बिल्कुल ठीक है। अगर फिर भी आपसे शेयर हो जाती है और कोई आपको कहता है कि मैं ब्लैकमेल कर रहा है आपको उन तस्वीर की बुनियाद पर, उन वीडियोस की बुनियाद पर, तो आप फ़ौरन से जो है FIA को रब्ता करें और अल्लाह करे वो आपकी कंप्लेंट को प्रॉम्प्टली डील कर ले। तो उसमें यह है कि उसके मोबाइल को वो पोजेशन में ले लेंगे और जो कार्रवाई बनती होगी वो करेंगे। तो लॉ ये कहता है कि आप किसी भी नेचुरल पर्सन जिसमें मर्द ख़वातीन शामिल हैं उनकी डिग्निटी को आप ब्रीच नहीं कर सकते। लाइक आप उनकी प्राइवेसी को ब्रीच नहीं कर सकते, आप उनके ख़िलाफ़ फॉल्स प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते, आप उनके ख़िलाफ़ जो है ये नहीं कर सकते कि उनको हरास नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कोई बंदा ऐसा करता है तो उसकी सज़ा है बाकायदा जो है साइबर क्राइम में उसकी 3 years पनिशमेंट है। ठीक है सर, 3 years पनिशमेंट मिनिमम है या मैक्सिमम है? ये मैक्सिमम है, यानी उसको पनिश किया जाए। फाइन भी है, ठीक है, वो अथॉरिटीज़ डिटरमिन करती है। उसके अलावा जो दूसरा है आप देखेंगे कि कोई एक्सप्लिसिट पोर्नोग्राफी है, ठीक है, वो कोई पोर्नोग्राफिकल वीडियोस जो हैं वो सेंड कर देते हैं, उसको फर्दर शेयर किया जाता है, तो उसमें भी आपके ख़िलाफ़ जो है आपको 5 साल की सज़ा सुनाई जा सकती है, जिसमें आप ऑफेंस तब सरजद होगा जब आप किसी को ट्रांसमिट करेंगे। वो मीडिया अगर आपके मोबाइल में है और कोई नहीं देख रहा या कुछ भी नहीं है तो उस वक्त तक ऑफेंस अट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन जैसे ही आपने उसको किसी के साथ शेयर किया तो आप पे फ़ौरन ऑफेंस जो है अट्रैक्ट कर लेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये प्रिकॉशंस क्योंकि प्रिकॉशन अगर ले लेंगे तो ये ज़रूरत नौबत ही नहीं आएगी। बिल्कुल सही है। इसलिए ख़वातीन या कोई मर्द हजरात जो भी है किसी फीमेल के साथ, किसी स्ट्रेंजर के साथ या मेल के साथ इंगेज होते हैं कन्वर्सेशन में या इस तरह की कोई भी रिलेशन में, तो उनको सबसे पहली कोशिश यही करनी चाहिए कि अपनी प्राइवेसी को मेंटेन रखें। कोई नाज़ेबा फ़ोटोज़ या वीडियोज़ या इनफैक्ट कोई भी कंटेंट जो है
शेयर ना किया जाए जो बाद में बात से शर्मिंदगी हो। बिल्कुल ठीक हो गया सर। अब आपने एक चीज़ तो ये हाईलाइट कर दी कि यानी ऐसी हरासमेंट जो मोबाइल के थ्रू हो रही है। दूसरा आपने बताया कि आपके पास ये भी केसेस आते हैं कि उनके पासवर्ड्स चोरी हो गए, उनके बैंक्स के एटीएम के पासवर्ड्स चोरी हो गए, ट्रांजैक्शंस फेक हो गई। पहले तो क्योंकि आप इन सारी चीज़ों के चश्मदीद गवाह हैं, देखते हैं, मुझे ये बताइए कि ये तरीका वारदात क्या होता है इन लोगों का? ये जो बैंक के पासवर्ड चेंज हो गए या उनसे ट्रांजैक्शंस हो गई, ये किस तरीके से होगा? एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये जो ट्रांजैक्शंस होती हैं इसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड। जी जी, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी। तो बाज़ औक़ात आपने अक्सर देखा होगा कि बाज़ लोग ऐसे हैं जो कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, जैसे जैज़ की कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, जैज़ के एम्प्लॉइज़, नादरा के एम्प्लॉइज़, वो इंटरनली डाटा को लीक करते हैं। अच्छा। आपके क्रेडेंशियल्स, आपको अभी इंटरनेट पे चले जाएं और आपको हर बंदा जो है एफआरसी देने के लिए तैयार है, आपका शनाख्ती कार्ड निकलवा के देने के लिए तैयार है, आपकी सिम की सीडीआर जो है निकलवा के देने के लिए तैयार है। तो हमारा डाटा जो है, आप इस खाम ख्याली में ना रहें कि बहुत ज़्यादा सेफ़ है। तो ये डाटा जो है इंटरनली लीक होता रहता है, और ये अभी आप अपना मोबाइल निकालें और उससे सिम की डिटेल्स चेक करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है, उसमें 2021 तक का सारा डेटाबेस पड़ा हुआ। आप उसमें आईडी कार्ड लगाएं या फ़ोन नंबर लगाएं, वो आपको फ़ौरन बता देगा कि सिम किसके नाम पे। वहाँ से उसका आईडी कार्ड नंबर लें और उस आईडी कार्ड नंबर को किसी को जो आपके जानने वाला वापडा के नादरा के और दूसरे दफातर के लोग हैं, वो आपको हेल्प आउट करेंगे कि इसका एफआरसी निकलवा दो, इसकी फैमिली हिस्ट्री निकलवा दो। और ये चीज़ें बहुत कॉमन है, ये इंटरनली लीक हो, डिपार्टमेंट इंटरनली भी डाटा लीक कर रहे हैं। और दूसरी ये कि मार्केटिंग कंपनीज को भी डाटा दिया जाता है। हाँ बिल्कुल सर, ये है, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग इशू है। आप अगर देखा होगा कि आपको पास नाम से मैसेज आएगा कि नदीम साहब आप ये करना चाहते हैं, हमारे ज़मीन.com या बहुत सी प्रमोशनल कंपनीज होती हैं, उनके पास हमारा डाटा कहाँ से आता है और कैसे आता है, ये सवालिया निशान बात जो है सवालिया निशान नहीं, ये बड़ी क्लियर है कि डाटा इंटरनली जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लीक करते हैं। ठीक ठीक, यानी डाटा इंटरनली लीक हो रहा है और वो लीक होने के बाद बाकायदा तौर पर इन कंपनीज को दिया जा रहा है। अभी हैकर्स, साइबर अटैक्स तो वो बात की बात है। अगर इतना ज़्यादा इनसिक्योर हमारा मामला हो गया सर, अब मैं थोड़ा सा करंट इशू पे आना चाहूँगा, और ये मैं अपने नाजरीन को भी बताऊँगा कि ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है, और ये सबसे बड़ी इस घुटनज़दा माहौल में कहीं से अच्छी हवा का जो झोंका है वो आ रहा है कि नदीम सरवर साहब ने हाई कोर्ट में बाकायदा तौर पर पटिशन फाइल की हुई है फायरवॉल के ख़िलाफ़, और ये बड़ी खुशाइंद बात है। और जो जितने भी इनॉग्रेटर हैं, आपने लास्ट टाइम देखा कि हमारा अजहर सिद्दीक साहब के साथ एक पॉडकास्ट था जब उन्होंने पटिशन फाइल की हुई थी कि जितने भी आईपीपीज़ हैं उनका मामला सॉर्ट आउट किया जाए, और उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट आप देख रहे हैं। दूसरे इस घुटनज़दा माहौल में खुशाइंद हवा का झोंका ये है कि नदीम सरवर साहब ने हाई कोर्ट में ये पटिशन फाइल कर दी है कि जो फायर वॉल बिछा रहे हैं। सर मेरा आपसे यही सवाल, थोड़ा सा इसको मामले को मैं रिलेट डिस्कस ज़रूर करना चाहूँगा, अगर हम डिजिटली इतने वीक है, डिपार्टमेंट हमारा मजबूत नहीं है, हम अच्छे तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई कर नहीं सकते, डाटा हमारा सिक्योर नहीं है, किसी भी सूरत हम सिक्योरिटी की मतलब जद में है ही नहीं कि हम कहीं ना कहीं महफूज हैं, इस माहौल में, इस सिचुएशन में, इस मुल्क में फायरवॉल की बात सुनाई दे रही है, उसको कैसे देखते हैं? सर अभी तक तो फायरवॉल जो है वो मिथ ही है। अगर उसको पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो काफ़ी उसका फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, और बहुत से जराइम से बचा भी जा सकता है। लेकिन जहाँ पे उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं वहाँ पे नेगेटिव जो है इम्पैक्ट्स भी हैं, और वो पर्सनल लिबर्टीज़ को, प्राइवेसीज़ को बहुत बुरी तरह मुतासर करता है। तो बेसिकली आप केस के बारे में पूछ रहे हैं जो मैंने फायरवॉल के हवाले से किया, तो बेसिकली आजकल जो दुनिया है वो डिजिटलाइज हो गई है। आपने देखा होगा पूरे दुनिया की इकॉनमी जो है वो कंप्यूटराइज्ड हो गई है। आपको हर वन गो पे आपको सब कुछ अवेलेबल होता है। आप ऑनलाइन बाइंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आपने कोई असाइनमेंट बनवानी है, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो आप फाइवर पे जाते हैं, हायर करते हैं लोगों को और उनको अच्छे पैसे देते हैं, डॉलर्स में पेमेंट्स करते हैं। अब पाकिस्तान की बहुत सी ख़वातीन, मर्द हज़रात जो हैं वो सोशल मीडिया ऐप्स को यूज़ कर रहे हैं, अर्निंग सोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुझे कोई शख्स बता रहा था कि हमारा जो एक मंथ की इकॉनमी है वो जो इनपुट है और इनकमिंग है वो कोई 30 करोड़ डॉलर है। 30 करोड़ डॉलर, आप इसको मल्टीप्लाई करें 1200, और ये की ग्रोथ कर रही है, ये यहाँ पे स्टैग्नेंट नहीं है बल्कि ग्रोथ कर रही है। और जो इंटरनेट जो है सुस्त रवि का शिकार है, उसकी वजह से पाकिस्तान को लाखों डॉलर का नुकसान, करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो आजकल हम इस पहलू से जो है आंखें नहीं चुरा सकते कि हमें डिजिटली जो है
वो तरक्की करनी पड़ेगी, अगर दुनिया से कम्पीट करना पड़ेगा। हमारे हमसाए मुल्क को देख लें, उन्होंने इकॉनमी में बहुत तरक्की की और डिजिटली की। हाँ, आईटी के सेक्टर में उनकी बहुत, आप बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज देखते हैं और आप जहाँ भी देखेंगे वहाँ पे आपको इंडियंस मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने आईटी में बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली। सच है सर, सच है। और हमें तो अब देखें ये जो इशू है, इंटरनेट जो है स्लो हुआ, उसके पीछे क्या मिथ है, कोई टेक्निकल फॉल्ट है, कोई कहता है कि फायरवॉल इंस्टॉल सर ये तो दावा तो ये भी किया जा रहा है कथा कलामी की माजरत के वीपीएन के इस्तेमाल से ये बढ़ गया। नहीं वीपीएन आप देखिए ना, आप आईटी के एक्सपर्ट हैं या आप जानते होंगे कि वीपीएन जो है अभी से इस्तेमाल हो रहा है। वीपीएन तो अगर वीपीएन का इस्तेमाल हो तो सबसे ज़्यादा तो वीपीएन का इस्तेमाल चाइना में होता है, तो वहाँ तो इंटरनेट चलना ही नहीं चाहिए। आबादी है तो वहाँ पे इंटरनेट ट्रैफिकिंग की वजह से तो वहाँ पे चलना ही नहीं चाहिए। और ये जब भी एक्स को बंद करते हैं, ट्विटर बंद है हमारे मुल्क में कब से, ठीक है, तब भी वीपीएन इस्तेमाल होते थे, तब तो नहीं स्लो हुआ। ये भी बात और ठीक है अगर यही बात है तो वीपीएन तो लगा रहेगा, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में इंटरनेट जो है कभी रिवाइव नहीं होगा। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ये तो कोई मंतक ही नहीं जो आप पेश कर रहे हैं। तो बेसिकली जो है हमारी आईटी मिनिस्टर जो हैं वो भी इस बात से नावाकिफ़ हैं कि इसमें क्या मुहर्रिकात। और ये सबसे बड़ी सितम ज़रीफ़ी है सर कि आईटी की मिनिस्ट्री को नहीं पता। हुकूमत से पूछे तो वो कहते हैं पीटीए से पूछे, पीटीए से पूछते हैं वो कहते हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से पूछे, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री वालों से पूछे, वो कहते हैं हमें नहीं पता। मतलब इतना ज़्यादा इस मुल्क में ये वाले मामलात को हम देख रहे हैं, ये अल्लाह रहम करे कि मुस्तकबिल में क्या होगा। आप देखिए, आप सर्वाइव नहीं कर सकते, आपका फंडामेंटल राइट बिल्कुल इसी तरह से सर, बिल्कुल इसी वो तरह नहीं से कंडक्ट कर सकते। आप देखें हुकूमत जो है वो लोगों को रोज़गार के मौके फराहम नहीं कर रही। बिल्कुल तो लोग अपनी मदद आपके तहत फाइवर पे, अपवर्क पे, फेसबुक पे एड्स लगा के या व्हाट्सएप बिजनेस यूज़ करते हुए अपनी तरक्की खुद तय कर रहे हैं। बिल्कुल अपनी मदद आपके तहत, और वो एक बहुत बड़ी रकम जो है डॉलर्स की शेप में पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं। सच है। और पाकिस्तानी की इकॉनमी को एक अच्छा खासा बूस्ट देती है। बिल्कुल ही सही। लेकिन आपने उनसे वो भी सोर्स, नतीजतन क्या हुआ, आपके जो हैं जो लोग जो हैं बेरोज़गार हो रहे हैं, किसी का कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, अगर आपकी मुल्की सलामती को ख़तरा है या कोई और मसाइल है तो मतलब उसके लिए मौजूद है, मैकेनिज़्म मौजूद है, लॉस मौजूद है, तो आप उनको जो है उनका सहारा लेके उन अफराद के खिलाफ कार्रवाई करें। ये तो नहीं कि आप अल्टीमेटली हर चीज़ को बंद कर देंगे। अब अगर 10 लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं तो 10,000 लोग फ़ायदा भी पहुंचा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात। प्रोपोर्शनैलिटी को देखना है कि फ़ायदा कितना हो रहा है, नुकसान सिर्फ चंद लोगों की वजह से। ठीक है, चैलेंजेस हैं, ये चीज़ें जेन्युइन हैं, लेकिन आप देखें पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में ये चैलेंजेस हैं, पूरी दुनिया के वो किस तरह निपटते हैं इनसे। इंटरनेट बंद करना तो हल नहीं है। कल को आप कहेंगे कि बिजली बंद कर दी जाए, ठीक है, आपके पास उसका शटडाउन कर दिया जाए। बिजली तो बिल्कुल ठीक है, आवाम ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है। जो लोग हैं सांस ले रहे हैं तो ये नुकसान हो, तो इस तरह तो नहीं होगा। अगर कोई चीज़ जो है उसको आप पूरी तरह से कर्टेल करो, उसी हद तक रहो आप, मतलब बिल्कुल इंटरनेट को शट डाउन कर लेना, ब्लैंकेट बैन लगा देना, ये चीज़ों का हल नहीं होता। जो तरक्की याफ्ता अक़वाम होती है वो चीज़ों का सलूशन देखती हैं, लॉन्ग लास्टिंग सलूशंस, जो बाद में भी, ये नहीं कि हर चीज़ का क्लोजर जो है वो हल नहीं होता। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि हम देखते हैं कि बहुत सारी इस्तिलाहात हमारे सामने आती हैं, बड़ी सारी टर्मिनोलॉजीज़ आती हैं। जब हम साइबर स्टॉकिंग का नाम लेते हैं, इसको आप किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? अभी देखिए, अगर हम इसकी सिंपल सी मिसाल दें इब्रार भाई, तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से, जो NC न्यूज़ के तवज्जुह से लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली जो हमारी यंग जनरेशन है, जो नए नए कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स लेते हैं, तो वो इतनी उनकी अंडरस्टैंडिंग या रैशनल अप्रोच इतनी साउंड नहीं होती। सही बात है सर। वो चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड कर पाएँ, तो वो क्या करते हैं, लड़कियाँ लड़के जो अनजाने में या उसको कहते हैं कि एक एंजॉय करने के लिए रिलेशंस बनाते हैं, और मतलब पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं, उसके अलावा अपनी प्राइवेसीज शेयर करते हैं, या इस तरह की कोई भी वीडियोस वगैरह बना लेते हैं। तो वो एक ज़माना होता है जब इंसान को गलत और सही का बहुत कम जो है इल्म होता है। ऐसे ही है। तो मोस्टली जो केसेस होते हैं वो बहुत नौजवान लड़कियों के आजकल सामने आ रहे हैं कि जो स्कूल यूनिवर्सिटी गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, तो बाद में जब रिलेशंस ख़राब होते हैं तो वही जो चीज़ें हैं वो कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में दोस्तों के थ्रू जो है लीक कर दी जाती हैं। तो बेसिकली इससे बचने का, मैंने आपको कहा था, प्रिकॉशन सबसे बेहतर हल है कि बच्चों में अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो जो है अपने किसी भी रिलेटिव को या किसी भी दोस्त को या किसी भी रिश्तेदार को अपनी प्राइवेसी जो है वो ना बताए,
और उसके अलावा अपनी फ़ोटोज़ या ऐसी फ़ोटोज़ जो नाजेबा हो या ऐसी वीडियोज़ जो नाजेबा हो उसको जो है वो नहीं करे। और दूसरी बात है कि आप किसी के पास आपकी पिक्चर है तो आप उसकी पिक्चर को भी रीइम्बोस कर सकते हैं। उसको रीइम्बोस का मतलब है कि कोई और नकली मतलब बॉडी लगा के या चेहरा लगा के आप उसको सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट में दिखा सकते हैं। तो इन चीज़ों से भी आपको बचना है। आप अपनी जो सिंपल पिक्चर है उसको भी शेयर करने से गुरेज करें। ठीक है, जो थोड़ा सा सेंसर्ड हो, रीइम्बोस किया जा सकता है, मतलब किसी और का जिस्म यूज़ करके या पोर्नोग्राफिक वीडियो यूज़ करके तो उसको बाद में इस्तेमाल में लाया जा सकता है और ये तासुर दिया जा सकता है कि ये आप हैं। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों से भी बचना है और ख़ास तौर पे यंग जनरेशन को जो स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ गोइंग है, क्योंकि अभी उनका कैरियर बनना है और उन्होंने तरक्की करनी है। अगर वो इतनी जल्दी लेट डाउन हो गए तो वो उनके कैरियर पे एक बहुत बड़ा दब्बा होता है और चीज़ें इंसान का जो पास होता है वो बहुत ज़्यादा इंसान को फॉलो करता है। तो इसलिए प्रिकॉशंस सबसे ज़्यादा। अच्छा सर, मेरा एक छोटा सा सवाल इसमें और है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इजाफत के बाद अब जो साइबर सिक्योरिटी के खदशात हैं, साइबर सिक्योरिटी के जो मामला हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो क्या आपके पास ऐसे केसेस भी आते हैं जैसे AI या आर्टिफिशियल के ज़रिए से ऐसी वीडियोस या वो चीज़ें तैयार की जाती हैं और उनमें साइबर यानी लॉ जो है वो किस तरह से मददगार साबित? जी देखिए, ये तो बड़ी आपने अच्छा सवाल किया है कि आजकल जो है AI टेक्नोलॉजी से आपकी एग्जैक्ट जो है पिक्चर बन सकती है, उसको हम कॉन्ट्रीफिट कर सकते हैं, उसको हम मिक्स कर सकते हैं, ऐसे ही है। उसमें हम साउंड इफेक्ट्स डाल सकते हैं। आजकल तो दौर ही ऐसा है कि आप AI टेक्नोलॉजी जो जिसकी बात कर रहे हैं उसमें आप ग्राफिक्स, वॉइस ओवर, फेस, इवन हर चीज़ जो है अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। और जैसे ये दुनिया ने तरक्की की है टेक्नोलॉजी के दौर में तो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी, उसके रेपरकशंस भी आ रहे हैं। और लोग क्या करते हैं कि चेहरा आपका इस्तेमाल करते हैं, नीचे बॉडी किसी और की, या आपकी आवाज़ जो है उसको रिकॉर्ड करके आपके घर वालों को सुनाते हैं और आपसे पैसे मांगते हैं कि ये बंदा जो है अगवा हो गया या मुझे इतने पैसे भेज दो। ठीक है, वॉइस ओवर करके। तो आजकल AI के दौर में जो है साइबर लॉज में बहुत ज़्यादा जो है ऑफेंसेस का खतरा बढ़ चुका हो। सर, इसमें बाय द पैसेज ऑफ टाइम चूँकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हमारी आंखों के सामने, यानी हम यंग है, हमारी आंखों के सामने ये इमर्ज हुई, इसके साथ साथ जिस तरह से ये नई नई चीज़ें आ रही हैं, क्या लॉ में भी उस लिहाज से नई नई इस्लाहात आ रही हैं को लाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मतलब जैसे ही आप देखें लॉ जो है वो रिजिड नहीं होता, मतलब ना ही आप एक सिचुएशन पे, हर सिचुएशन पे लॉ अप्लाई होता है। जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती जाती है लॉ में तरामीम आ जाती है। बिल्कुल ठीक है। जैसे पहले हमारा एविडेंस लॉ था, उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की एविडेंस एडमिसिबल नहीं थी। फिर एक दौर आया कि लोगों ने समझा कि ज़रूरत महसूस की कि डिजिटल जो है एविडेंस वो होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होनी चाहिए। तो उसमें अमेंड करके कानून शहादत ऑर्डर में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जो एविडेंस है वो एडमिसिबल करार दे दी कि उसके साथ कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि इसका फ्रॉन्जिक होना चाहिए, उसकी रिपोर्ट साथ लगी होनी चाहिए। ठीक है, मेकर की साथ में एविडेंस होनी चाहिए, तो ये एविडेंस एडमिसिबल है। तो इसी तरह जैसे जैसे नए चैलेंजेस आते हैं तो लॉ को अमेंड किया जाता है, उसमें तरामीम करके उस सिचुएशन से निपटने के लिए मैकेनिज़्म तैयार किया जाता है और वो उसको बाकायदा जो है लीगलाइज किया जाता है और लॉ में तरमीम की जाती है। बिल्कुल ठीक है सर, यानी वक्त के लिहाज से हम उसमें तरमीम तो कर रहे हैं, लॉ मौजूद है, वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि हमने उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है और उसको कैसे इस्तेमाल करना है। इवन जब आप देखेंगे पीका एक्ट जो 2016 में आया था, उनकी भी बहुत सी ऐसी प्रोविजन है जिनको तरमीम की गई है, जिनको अमेंड किया गया है अकॉर्डिंग टू द नीड प्रिवेलिंग सिचुएशंस। जैसे ही कोई ऐसा मतलब चैलेंज सामने आता है या दुनिया एडवांसमेंट की तरफ जा रही है तो लॉ में भी चैलेंजेस आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे इसको कैसे कूप करना है, इसके खिलाफ कैसे आपने डिफेंस बनाना है, उस सोच में और इन चीज़ों में भी तब्दीलियाँ मतवक्को होती हैं। तो अगर आप लॉज जो है कभी भी रिजिड नहीं होते, लॉ हमेशा जो है फ्लेक्सिबल होते हैं और उनमें तरमीम बहुत ज़रूरी होती है वक्त के। अब वक्त के हिसाब से लॉ नहीं चेंज करेंगे तो आपकी टेक्नोलॉजी जो है आपको नुकसान पहुंचाए, वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है। और यकीनी तौर पर जितने भी लॉज बनाए जाते हैं वो लोगों की मदद के लिए बनाए जाते हैं, आप लोगों की अवेयरनेस के लिए बनाए जाते हैं ताकि आप लोग उनका इस्तेमाल करें और पॉजिटिव वे में करें। हाँ, ज़रा सा मामला यहाँ पर ज़रूर हमें देखने को मिलता है, जिस तरह से नदीम साहब ने बताया भी कि हमारे यहाँ पर उनकी इम्प्लीमेंटेशन में फॉल्ट्स हैं, लेकिन लॉ अपनी जगह पर मौजूद है
और उनमें वक्त के साथ साथ जिस तरीके से AI की इमर्जिंग के बाद उसमें मजीद तरमीम भी आ रही हैं। आज की आपने ये सारी की सारी पॉडकास्ट सुनी, यकीनी तौर पर आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद अबरार अबुल हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ और नासिर।